नमस्कार, मैं एडवोकेट राहुल यादव। आज आप सभी लोगों को देश के एक विशेष महत्वपूर्ण और बेहद ज़रूरी मुद्दे पर अवगत कराना चाहता हूं। ये मुद्दा हमारे देश की वर्तमान एवं भविष्य को निर्धारित करेगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और हमें पता है कि हमारे देश का अन्नदाता किसान आज सड़कों पर है और आंदोलन कर रहा है। इस आंदोलन के 3 प्रमुख कारण हैं। एक पहला बिल है जिसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स एंड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। नंबर 2, दूसरा कानून जो सरकार द्वारा पारित किया गया था उसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 एंड थर्ड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब इन 3 कानूनों से किसानों को दिक्कत क्या है, समस्या कहाँ है, क्यों किसान धरना दे रहे हैं या फिर आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहला जो कानून मैंने आपको बताया था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, इस कानून के अंदर मुख्य प्रावधान जिनको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं वो है कृषि मंडी यानी एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक कमेटी या मंडी जो बनाई गई थी वो 1965 में केंद्र सरकार द्वारा एक कृषि से संबंधित उत्पादों के क्रय विक्रय के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया गया था, जिससे कि किसान अपनी जो प्रोड्यूस है उत्पादन है उसको वो बेच सकें। ये ढांचा अभी तक चल रहा था। अब क्या है, इस बिल के अंतर्गत एक नया प्राइवेट मंडी सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है। अभी तक जो मंडी सिस्टम था वो सरकारी मंडी वाला सिस्टम था। अब प्राइवेट मंडी सिस्टम यानी मंडी आउटसाइड द प्रमाइसेस ऑफ ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड एपीएमसी। उसमें क्या होगा, सरकार ने ये कहा है कि आप लोगों को यानी किसी किसान को, ट्रेडर को, कॉरपोरेट कंपनी को किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं होगा। जैसे कि अभी अब अगर हम किसी मंडी में जाते हैं, एपीएमसी में अगर हम घुस रहे हैं तो हमारी बिल्टी कटती है, फीस कटती है, टैक्स कटती है। जो टैक्स राज्य को जाता है और राज्य वह हमारे विकास कार्यों में लगाता है। सबसे पहला नुकसान जो होगा राज्य को होगा, राज्य को नुकसान होगा राजस्व का। अब वो टैक्स हमें नहीं मिलेगा। नंबर दूसरा सिस्टम, अगर हम उस एपीएमसी के बाहर नई मंडी व्यवस्था अगर स्थापित करेंगे तो उस एपीएमसी में कोई क्यों जाएगा, क्योंकि वहां तो जाने से टैक्स लग रहा है। नंबर पहला नुकसान ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं लाइक अंबानीज, टाटाज, अडानीज जो कि एग्री बिजनेस में घुस चुके हैं, उनका वहां पर मोनोपोली स्थापित हो जाएगा और अंदर एपीएमसी में कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर टैक्स देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। सारे लोग जो भी हैं वो आएंगे हमारे प्राइवेट जो आउटसाइड प्रमाइसेस मंडी स्टेब्लिश हो रही हैं इस एक्ट के तहत, वहां पर मंडियों की जो अहमियत है, जो एपीएमसी की अहमियत है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और एपीएमसी के होने से सबसे बड़ा फायदा किसानों का ये था कि वहां पर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी होती थी और अभी भी सरकार के द्वारा होती है। अब जब मंडी तक ट्रक पहुंचेगा ही नहीं और बाहर बैठे हुए जो मंडीज हैं वहां पर अगर क्रय विक्रय होगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो अहमियत है या उस पर खरीदारी का जो विकल्प हमारे किसानों को जो मिला हुआ है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई भी प्रोडक्ट एमएसपी रेट पर खरीदा या बेचा नहीं जाना है। जबकि केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए था अपने कानून में, एमएसपी को लीगली स्ट्रक्चराइज करना चाहिए था, मैंडेटरी कर देना चाहिए था एमएसपी को, कि एमएसपी से नीचे किसी भी प्लेयर के लिए, कोई भी कंपनी हो या ट्रेडर हो, एमएसपी से नीचे खरीदारी करे ही नहीं। तब तो बाहर वाली व्यवस्था से हम कह सकते थे कि ये न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट जो हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, या फिर हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ मंडी करना चाह रहे हैं, या कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम करना चाह रहे हैं, वो अच्छे से काम करे। बट इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जैसा कि हम देख रहे थे कि पहले हमारी कंपनी हुआ करती थी टेलीकॉम सेक्टर में, लाइक बीएसएनएल काफ़ी सब्सक्राइबर्स थे जिसके। धीरे धीरे क्या हुआ, हमने बैंडविड्थ प्रोवाइड कर दिया रिलायंस जियो को। उसने पहले फ्री में दिया, हम सबकी आदत डाल दी, अब धीरे धीरे वो 600 रुपए का हमको नेट पैक मिलता है। ऐसे ही क्या होगा, मंडी व्यवस्था होगी, मंडी व्यवस्था सबको पहले ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए जाएंगे जिससे कि जो सरकारी स्थापित मंडी है उसमें कोई न जाए और जो प्राइवेट मंडी है उसमें सारा क्रय विक्रय हो, जिससे कि उसका पूरा धीरे धीरे अपने आप डाइल्यूट होते चले जाए।
नेगोशिएशन पावर कम होगी किसान की, क्योंकि वहां पर बड़े प्लेयर्स लाइक मैंने पहले ही कहा है आपको, अडानीज, अंबानीज अपने जो बिजनेस मॉडल है उसको इतना ज़्यादा वहाँ पर मोनोपोलाइज कर लेंगे बिजनेस को। दूसरा कानून जिसको लेकर किसानों में रोष है या चिंता है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। ये क्या है? ये कानून भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देता है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि एक किसान और एक इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल या पर्सन कॉरपोरेट कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, ट्रेडर्स हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में एक सरकारी अनुबंध या करार कराने के जैसा, यानी करार अनुबंध के आधार पर खेती होना। मैं टाटा हूं, ये किसान है, टाटा ने एक अपना एग्रीमेंट बनाया और बोला कि आप 5 बीघा खेत में आलू उगाएंगे और आलू की क्वालिटी ऐसी होगी और हम आपको इतना पैसा आपकी फसल के यानी खुदाई के टाइम पर जब आप बेचेंगे तब हम आपको इतना देंगे। एक एग्रीमेंट इस प्रकार का बन जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगल टीथ्स दे दिए गए जो कि अभी तक नहीं थे। अब ये अनुबंध का जो टाइम पीरियड तय किया गया है, ये तय किया गया है मिनिमम 1 साल का अनुबंध होगा या 5 साल तक का हो सकता है। इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। अभी तक जैसे हम देखते थे 2 बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं, बड़ी डील्स होती हैं, उसमें बहुत सारी डिस्प्यूट्स एंगेज्ड होती हैं, बहुत सारे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारे किसान इतने ज़्यादा पढ़े लिखे या इतने ज़्यादा लीगली नॉलेजेबल नहीं हैं कि वो जो एग्रीमेंट जो कॉरपोरेट कंपनी उन लोगों के साथ एंटर करेगी या एग्जीक्यूट करेगी उन लोगों को समझ पाएँ। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आने वाली है कि अगर किसानों के साथ अनुबंध कोई कंपनी ने पहले कर लिया, क्योंकि कंपनी हमेशा से एक बेटर अपर हैंड पर होगी, क्योंकि उसे देश की इकोनॉमिक हालात या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कि वो खरीद रही है उससे रिलेटेड उसके पास सारा डेटा जानकारी होगी कि भविष्य में वो कैसा बिकेगा। वो सस्ती दरों पर लेके उसको काफ़ी महंगी दरों पर बेचेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम फुलफिल नहीं करते, किसान अगर फुलफिल नहीं करता, तो ये कानून किसानों के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहता है। कहीं ये नहीं लिखा कि अगर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होगा। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक व्यवस्था दी गई है कि आप जाके कोई भी पार्टी, दोनों में से एक पार्टी जाके कंसिलिएशन ऑफिसर, कंसिलिएशन बोर्ड के सामने अपनी अर्जी दे सकता है। और वो कंसिलिएशन बोर्ड कौन होगा? वो कंसिलिएशन बोर्ड होगा एक अधिकारी जो कि एसडीएम रैंक से नीचे होगा और उसके साथ 2 से लेके 4 सदस्य, जिसमें से जो 4 सदस्य होंगे वो दोनों पार्टियों के अपने अपने सदस्य अपना रिकमेंड कर सकता है। उसमें चिट्ठी दी जाएगी, जो भी डिस्प्यूट अराइज होगी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो डिसाइड करेंगे। उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 1 महीने के अंदर ये डिसाइड करनी है। अगर उससे संतुष्ट नहीं होता तो आदमी एसडीएम साहब के पास जा सकता है। एसडीएम को भी टाइम फ्रेम दिया गया है कि 1 महीने में उन्हें डिसाइड करना है। एसडीएम से संतुष्ट नहीं हो सकता तो डीएम के पास जाए। अब ये व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था तय कर दी गई है। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनेगा किसान के बीच में और कॉरपोरेट कंपनी के बीच में। तो ये एग्रीमेंट है, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाई गई है सेपरेट। अब दिक्कत ये आएगी कि क्या कानूनी इतनी समझ हमारे किसान के पास है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ पाए। कल को मान लीजिए कि अगर बारिश ज्यादा हो गई और जितना उसने तय किया है कि मैं आपको 50 बोरे आलू के दे पाऊंगा, वो नहीं, उस रेट पे दे पाऊंगा, वो नहीं दे पाया। या फिर मेरे आलू की फसल में जंग लग गई, जैसे कोई रोग लग गया, तो कल को कंपनी बोल देगी मैंने तो इस ग्रेड के आलू की आपसे बात ही नहीं की थी। तब वो कंपनी उस आलू को नहीं खरीदेगी। उस केस में किसान कहां जाएगा? क्योंकि वो तो करार से बंधा हुआ है, उसको अपनी नीची कीमतों में उसे भेजना होगा। किसानों के पास अपने क्रय विक्रय से संबंधित जो स्वतंत्रता होती है वो इस अनुबंध के आधार पर खत्म हो जाएगी। जब
फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस प्रकार की समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ेगा। कंपनीज जो होती हैं उनके पास अपना पूरा लीगल तंत्र होता है, उन्हें तो एक वकील अपॉइंट करना है अपना, जो कि उनके सारे मामलों को देख सकता है। बट किसानों के पास पहले से ही इतनी सारी समस्याएं, उनके लिए वकील को अरेंज करना और उस डिस्प्यूट को सेटल करवाना, सरकारी दफ्तरों में भागना, ये उसके लिए असंभव सा कार्य है। और अपने पैसे की, अपनी फसल के अपने पैसे की उगाही को लेकर उनमें चिंता बनी हुई है कि कल को अगर मान लो कोई कंपनी बेईमान निकल जाती है या उनकी फसल का प्रोड्यूस उन्हें दाम सही तरीके से नहीं देती, तो वो इतने बड़े कंपनी या इतने बड़े ट्रेडर से किस तरीके से फाइट करेंगे। तो सबसे बड़ा इशू उनके सामने ये आता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, अभी आपने देखा होगा गुजरात के बनासकांठा में पेप्सिको, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने गुजरात के आलू किसानों पर मुकदमा दर्ज किया हुआ था इसी बात को लेके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही वो इशू था। तो इस तरीके के लीगल इम्पीडिमेंट्स इस चीज़ में आ सकते हैं। तीसरा जो कानून है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अमेंडमेंट। एसेंशियल कमोडिटी में अमेंडमेंट किया गया है। व्हाट इज़ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? ये एक कानून था जो कि जो हमारे रोज़मर्रा की जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं उनकी प्राइस रेगुलेशन के लिए और रेगुलर सप्लाई के लिए बनाया गया था। इसमें क्या था कि जिस प्रकार से हम कभी देखते हैं कि जो हमारी खाद्य सामग्रियां हैं, जैसे कि आलू है, दालें हैं, प्याज है, तो इनकी अगर कीमतें कभी बहुत ज़्यादा अगर हाइक हो जाती हैं तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार इस प्रकार का स्टेप लेती हैं जिससे कि उन्हें कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, उनकी प्राइजेस को रेगुलेट करती है सरकार। और कोई भी ट्रेडर या कोई भी बंदा उनकी स्टॉक होल्डिंग ना कर पाए। एक सर्टिफाइड लिमिट होती है, सर्टेन लिमिट होती है जिससे ऊपर वो होल्डिंग नहीं कर सकते। अब क्या किया गया है इस अमेंडमेंट के तहत? आलू और प्याज जैसी बेहद ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ों यानी खाने के उत्पादों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया है, मतलब इनको डीरेगुलेट कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होगा इस प्रोडक्ट को कितनी भी कीमत पर बेचने के लिए और इनका भंडारण करने के लिए। अब किसानों से आपने सिस्टम बना दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, सस्ते दाम पे ले लीजिए उसको, आप भंडारण कर लीजिएगा उसका, जब उसकी इन्फ्लेशन पहुंच जाए, काफी बढ़ जाए उनकी रेट, तब आप बेच दीजिएगा साहब। तो जिस पर्पज के लिए सरकार कह रही है कि ये कानून पारित किए गए हैं इससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा, वो तो फिर से फ्रस्ट्रेट हो रहा है। क्यों? अब आप मुनाफा, पहले जो एक बिचौलिए जो कि दिखते नहीं थे कि कौन है बिचौलिए, वो तो हटा दिए आपने, लेकिन अब कॉरपोरेट्स को ही एक इतना बड़ा हैंड दे दिया कि वो मार्केट को मैनिपुलेट करें और वो प्रॉफिट वो लें। अब बिचौलियों को नाम मिल गया, कंपनी का नाम मिल गया बिचौलियों को। इस तरीके का ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो 3 कानून आए हैं वो किसानों को अपनी फसल के क्रय विक्रय के संबंध में ऑटोनोमी देंगे, स्वतंत्रता देंगे, वो फ्री होंगे अपनी फसल को कहीं पर भी बेचने के लिए या अपने मन माने उत्पाद है उसकी रेट प्राप्त करने के लिए। नंबर दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये जो सिस्टम लागू किया गया है ये मोनोपोली को ख़त्म करेगा। जो अभी मोनोपोली कई जो ट्रेडर्स हैं या कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिन लोगों की बनी हुई है, या जो बिचौलिया सिस्टम है जो बना हुआ है, अभी अगर हम किसान को अगर आलू 5 रुपये मिल रहा है और जो एंड यूज़र है उसको आलू 50 रुपये मिल रहा है, तो बीच में ही जो 45 रुपये कहाँ जा रहे हैं इसका किसी को नहीं पता। तो ये सिस्टम ख़त्म होगा, सरकार का कहना है। तो बिचौलिया सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और मंडियों के बाहर भी आप माल बेच सकेंगे। जो एपीएमसी के बाहर आउटसाइड प्रमाइसेस की जो हमने बात की थी उस एक्ट की, तो वो उनका कहना है कि अब आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा, आप अपने खेत में ही माल बेच सकते हैं, आपको कोल्ड स्टोर में ही माल बेच सकते हैं, आपको मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये केंद्र सरकार का कहना है इन कानूनों के संबंध में। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें एक जो चीज़ है जो सरकार कर सकती है, जो अमेंडमेंट कर सकती है, वो ये है कि एमएसपी को लीगली बाउंड कर दे। ये सभी के लिए लागू कर दिया जाना चाहिए कि एमएसपी से नीचे खरीद फरोख्त नहीं होगा। नंबर 2,
जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इशू है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इशू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये एक मॉडल विदेश से लाया गया है और विदेश में भी ये मॉडल कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो मैं ये चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी अ ट्राइपैरिटाइट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 3 पार्टी होनी चाहिए। तीसरी पार्टी जो होनी चाहिए वो कोई एक ऐसी संस्था हो, या तो वो सरकार हो या सरकारी बैंक हो, जो कि किसानों का जो पैसा है उसके खरीद के दिन ही एटलीस्ट 2/3 पैसा खरीद के दिन उनको दे, और 1/3 पैसा आफ्टर दी सेटलमेंट ऑफ जो अपना माल के जो क्रय विक्रय है उसके बाद दे। तो जो डिस्प्यूट है, मेरे ख्याल से वो डिस्प्यूट कम होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और लोगों को लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा और किसानों को इससे बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिलेंगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट या जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट को एक मॉडल स्पेसिमेन एग्रीमेंट जो सरकार वैसे बना ही रही है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन करने की पावर कॉरपोरेट्स को न दी जाए। आप एक मॉडल लेट डाउन करिएगा जिसमें प्राइस, क्वालिटी और क्वांटिटी तक सीमित रहना चाहिए, नहीं तो उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ या प्रोविजंस कॉर्पोरेट कंपनीज द्वारा या ट्रेडर्स द्वारा जोड़ दिए जाएंगे, जिसको फुलफ़िल करना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें एक लिमिटेशन आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ये जो 3 एक्ट पास किए गए हैं, इसमें जो विवाद निस्तारण प्रणाली जो सरकार द्वारा बनाई गई है, वो विवाद निस्तारण प्रणाली मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी, क्योंकि जो कंसिलिएशन बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें सरकार का अधिकारी नामित किया जाएगा एसडीएम द्वारा। हम पहले से जानते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक और कॉरपोरेट नेक्सस कितनी मजबूती से काम करता है। किसानों के लिए सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, और जिस तरीके से सरकारी कामकाज होते हैं, जो टाइम लिमिटेशन 1 महीने की दी गई है, अभी तक कोई भी इंडिया में लॉ, चाहे कोई सा भी ले लीजिए, कि जो कि टाइम बाउंड मैनर में काम करने के लिए बनाया गया था, अपने वादे पर खरा नहीं उतर रहा है। चाहे वो 6 महीने में निस्तारण की बात की गई हो या 1 साल में निस्तारण की बात की गई हो, कोई भी लॉ आज तक 6 महीने में या 1 साल में निस्तारण नहीं हो पाया। तो अगर इस तरीके की कोई भी डिस्प्यूट अगर अकर होगी तो वो कभी भी 1 महीने में होने से रही, क्योंकि वहाँ पर जो सरकारी अफसरशाही वाला तंत्र जो स्थापित है, जो ऑलरेडी, उसको लेकर इसमें कोई मजबूत प्रावधान नहीं दिए गए कि कैसे किसान उससे बचेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।